हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 8 मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता दूं कि इससे पहले इस किताब से इतिहास, भूगोल और पॉलिटी अर्थात राजनीतिक शास्त्र, ये सभी वीडियो हमने कंप्लीट करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है यहाँ पे, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था। सिंपल सा सवाल है कि भारत में कागजी मुद्रा पेपर करेंसी सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था। 1862 में, 1542 में, या फिर 1601 ईस्वी में, या फिर 1880 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये ऑप्शन 1862 ईस्वी में। ध्यान रखना है, पेपर करेंसी सबसे पहले 1862 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट जिसे कहते हैं करेंसी क्राइसिस के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस कारक या कारकों का योगदान है। कम करना चाहते हैं करेंसी क्राइसिस को, तो कौन सा यहाँ पे कारक यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान देगा। पहला दिया है भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ाने का, या फिर विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। तो पहला कथन सही है कि भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन करने का। अगर विदेशी मुद्रा अर्जन होता है तो यहाँ से हम देखेंगे कि करेंसी क्राइसिस जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। सरकारी व्यय बढ़ा देंगे तो फिर ये करेंसी क्राइसिस जोखिम ये कम यहाँ पे नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यानी सेकेंड ऑप्शन गलत है। और विदेश से अगर देखेंगे भारतीयों द्वारा जो भेजे गए जाते हैं धन, तो उससे भी करेंसी क्राइसिस को कम किया जा सकता है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है वो पहला और तीसरा। नेक्स्ट है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। नचिकेत मोर समिति, शांता कुमार समिति, HR खान समिति, या फिर नीरज कुमार गुप्ता समिति। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका नीरज कुमार गुप्ता समिति। याद रखिएगा, कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये समिति का जो गठन किया गया था 2016 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 2016 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2016 में नकदी रहित यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की गई। ठीक है, डेसिमल जो है ना प्रणाली, वो वाला सिस्टम कब शुरू किया गया था। 1951 में, 1955 में, 1957 में, फिर या 1960 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 में। ठीक है, डेसिमल जो है मनी जो सिस्टम था वो शुरुआत किया गया था 1957 में। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं। सवाल क्या है कि कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड, या फिर नगरीय बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा मसाला बॉन्ड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके माध्यम से आप विदेशी संस्थानों से आप भारतीय रुपया में पैसा को जुटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। 1 अप्रैल 1957 से 1 अप्रैल 1965 से लागू कब हो गया, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये लागू हुआ था 1 जून 1964 को। ध्यान रखिएगा, 1 जून 1964 इसका सही आंसर होगा, 1 जून 1964। नेक्स्ट है, अगला सवाल है यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना क्या है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या के कौशल विकास से, प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु सैन्य इकाई से, या फिर नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, या फिर दिव्यांग युवाओं में आत्मविश्वास सृजन करने से। तो याद रखना है आपको यहाँ पे
सी ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना जो है ना आपका, ये आपका नवीन प्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है, एकीकृत भुगतान अंतःपृष्ठ यानी कि जो इसका शॉर्ट में बोलते हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं है। बी ऑप्शन में है, लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। और सी ऑप्शन है कि एफडीआई अंतर्प्रवाह में भारी वृद्धि होगी। या डी ऑप्शन कह रहा है कि निर्धन व्यक्तियों को उत्पादनों यानी सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफ़र बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। बता रहे हैं कि सर्वाधिक संभावना क्या है। जब ये यूपीआई का जब कार्यान्वित किया गया तो इससे सबसे ज़्यादा क्या संभावना आपको दिखता है इसमें? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा संभावना दिखता है वो ये है कि ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एनपीसीआई कहते हैं, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। और सेकेंड ऑप्शन कथन में दिया है कि एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ की है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का दोनों कथन सही दिखेगा आपको, क्योंकि यही है, एनपीसीआई ने ही एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए लॉन्च किया था। ठीक है, और जो एनपीसीआई है ये देश में वित्तीय समावेशन को संवर्धन करता है। ठीक है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक अर्थात मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? आरक्षित नकदी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि करने से, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से, या संवादिकी नकदी अनुपात में वृद्धि से, या देश की जनसंख्या में वृद्धि से? तो ये देश की जनसंख्या वृद्धि से कभी मनी मल्टीप्लायर नहीं होगा। ठीक है, इससे जो सही आंसर है वही ये है कि जनता क्या करे कि बैंकिंग आदतों में वृद्धि हो। ठीक है, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि हो अगर होता है इसमें, तो यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर का ये देखेंगे कि बढ़ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। अब अगला सवाल है कि भारत में मुद्रा गुणांक यानी कि मनी मल्टीप्लायर को परिभाषित किया जाता है, कैसे किया जाता है? यहाँ पे फार्मूला के रूप में बताना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे होगा सही, कि बताना है आपको यहाँ पे बृहद मुद्रा और साथ साथ में बटा में होगा आपका आरक्षित मुद्रा। बृहद मुद्रा, ठीक है, ब्रॉड मनी, और यहाँ पे रिजर्व मनी, ये दोनों को यदि बृहद मनी में कि ब्रॉड मनी में डिवाइड कर देते हैं रिजर्व मनी से, तो ये क्या निकल जाता है? मनी मल्टीप्लायर। अगला है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित अनुप्रवास की प्रवृत्ति होती हैं कहलाती हैं। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास यानी कि बहुत जल्दी प्रवास कर जाने की, यानी कि एक जगह स्थान से दूसरे स्थान जगह प्रवृत्ति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की तुरंत, है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं हॉट मनी। ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं? हॉट मनी बोलते हैं। और दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? जो बहुत मुश्किल से मिलता हो, है ना, उसे दुर्लभ मुद्रा कहेंगे। और सुलभ मुद्रा किसको कहेंगे? सो सॉफ्ट मनी कहेंगे, किसको कहेंगे? जो आसानी से मिल जाता हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो त्वरित प्रवास है, जहाँ पे इसको मिलेगा बढ़िया खासा अच्छा सा अनुकूल परिस्थितियों में, वहाँ पे ये तुरंत ही क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, तो उसे बोलते हैं हॉट मनी। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? 85 करोड़, 200 करोड़, 115 करोड़, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट निर्गमन यदि करने के लिए उसे न्यूनतम जो मूल्य का स्वर्ण रखना चाहिए स्टॉक में, वो 115 करोड़ है। कितना? 115 करोड़। जबकि 85 करोड़ यानी टोटल से रखना कितना है? आरक्षित के रूप में 200 रखना है। ठीक है, 200 में से 115 करोड़ का क्या रखना है? स्वर्ण के रूप में रखना है, जबकि 85 करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में रखना होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम आर्टिफिशियल समझी जाती हैं? एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, या फिर एडीआर और एसडीआर दोनों? तो याद रखना यहाँ पे एसडीआर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एसडीआर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
स्पेशल डिपोजिटरी रिसिप्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है अनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर या फिर पूर्ण परिवर्तनशील प्रणाली पर। सही आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व फंड। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का मात्र एक अधिकृत ये संस्था है जो कि सिक्के को जारी करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है कि भारत के 1 रुपये का करेंसी नोट या सिक्का किसी द्वारा जारी किया जाता है, तो ये यहाँ पे वित्त मंत्रालय फिर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, कहाँ पे होती है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सिक्कों की जो ढलाई होती है वो मुंबई में होता है, कोलकाता में होता है, हैदराबाद में होता है, नोएडा में होता है। 3-4 जगहों पर देखेंगे कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर बैंक के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या फिर संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो याद रखना है यहाँ पे बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सवाल है मुद्रा बाजार प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। यहाँ बताना है 4 कथन दिए हैं, उसमें से कोई एक असत्य होगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया है मुद्रा प्रसार इंगित करता है वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है। होलसेल जो प्राइस होता है इंडेक्स है ना, तो वो भी सही है। सी में दिया है कि मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, तो ये भी सही है। रिटेल प्राइस को ध्यान में रखना होता है, तो ठीक है, ये सही है। डी में कह रहा है कि मुद्रा प्रसार की दर से नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित का भाग क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक गारंटी, अमानत राशि। तो याद रखना है नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि को निर्धारित भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? वस्तुएं अथवाएं, सोना चांदी, डॉलर, अन्य दुर्लभ मुद्राएं, जिसे हार्ड करेंसी कह सकते हो डॉलर को, दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसी को हम लोग हार्ड करेंसी कहेंगे। निर्यात योग्य बेसी सरप्लस। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं यानी कि हार्ड करेंसीज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो ये हार्ड करेंसी से जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है कि सिक्योरिटीज में क्या करता है? व्यापार करना होता है, खरीद बिक्री करता है ये। ठीक है, मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा होता है, मार्केट में ज़्यादा पैसा चला गया है, तो क्या करेंगे हम सिक्योरिटीज को बेच देंगे। ठीक है, प्रतिभूतियों को बेचेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मार्केट से पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर चला जाएगा, तो मार्केट डिमांड कम हो जाएगा। और अगर कम है, मार्केट में पैसा कम है, मंदी का दौर चल रहा है, तो क्या करेंगे? हम सिक्योरिटी को ही हम लोग बेच देंगे। बेचेंगे नहीं, मतलब खरीदेंगे, है ना, खरीदेंगे तभी तो हम सिक्योरिटी खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे, तो सिक्योरिटी के बदले में पैसा उनको देंगे, तो उन पैसा मार्केट में ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटियों को क्या होता है? व्यापार किया जाता है। अगला है, खुले बाजार की कार्यवाहियाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन समाहित होती हैं साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में, राजकोषीय नीति नियंत्रण में या श्रम नीति नियंत्रण में। याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में।
अगला है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? आसान सा सवाल है, कौन हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अब सोचिए, भारतीय रिजर्व बैंक दर हम क्या कर रहा है, वो कम कर रही है, बैंक रेट को कम कर रही है। तो कम करेगी तो इसका मतलब है कि जो सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो आरबीआई से ज़्यादा पैसा लेगी। ठीक है, सभी लोग चाहेंगे जब रेट कम हो जाएगा तो पैसा ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे बैंक वाले, और जब वो बैंक वाले ज़्यादा पैसा लेना शुरू कर देंगे, इसका मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएंगी। ठीक है, तो बाजार की तरलता क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका ए ऑप्शन, बाजार में तरलता बढ़ जाएंगी। समझाए कैसे बढ़ेगी? समझिए जरा कि ये मान लेते हैं आरबीआई है, ये आरबीआई है और ये हमारे इधर छोटे छोटे बैंक हैं जो भी होंगे। अब ये क्या कर रहा है कि ये बोल रहा है कि भैया हम परसेंट क्या कर रहे हैं कि जो बैंक रेट है हम घटा दे रहे हैं। ठीक है, घटाने से क्या हो जाएगा कि अब इन लोग को जो लोन मिलेगा कम रेट पर मिलेगा सभी बैंकों को। तो इन लोग अब चाहेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से अब आरबीआई से लोन ले लें। इन लोग जब ज़्यादा इन लोग से पैसा लेगा, ऋण लोन उठाएगा, तो इसका मतलब इन लोग पैसा लेकर क्या करेगा? इन लोग जाहिर सी बात है फिर बैंक कहाँ लगाएगा? बैंक पैसा कहाँ लगाएगा? मार्केट में पैसा लगाएगा, पब्लिक को पैसा देगी, कम रेट पर देगी। ठीक है, तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो मार्केट में क्या हो जाएगा कि तरलता बढ़ जाएगी। यही चीज़ जब मार्केट में पैसा बढ़ जाता है तो यही बैंक रेट फिर क्या करेगी? इसको बढ़ा देगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाजार की तरलता बढ़ जाती है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सावधि जमाएँ। ठीक है, जो सावधि जमाएँ हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा है? तो सावधि जमाएँ हैं। नेक्स्ट है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की गई थी कुटीर उद्योग को वित्त प्रदान करने के लिए, या लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने के लिए। तो देखिए फुल फॉर्म इसका क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी कि लघु स्तरीय। तो इसका अगर फुल फॉर्म पता है तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कभी इसका कभी फुल अथी पूछ ले, फुल फॉर्म तो बता दिए हम इसका। ठीक है, अगर कभी इसका पूछ ले कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 अप्रैल 1990 को हुआ था इसकी स्थापना। और ये क्या करती है? लघु स्तरीय उद्योगों को क्या करती है? ये वित्त प्रदान करती हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिख रहा है ये है आपका बी ऑप्शन, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत यानी कि पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे 3 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा होगा जो कि राष्ट्रीयकृत नहीं होगा। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, कैनरा बैंक भी है, लेकिन आईसीआईसी बैंक जो है ये आपका एक निजी क्षेत्र का बैंक है, और निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इरडा, ठीक है, IRDA नियमन करती है, किसी करती है? तो अगर IRDA का फुल फॉर्म पता है तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंश्योरेंस, इसका देखें कि पहला वर्ड आ रहा है इंश्योरेंस, इसका मतलब है ये बीमा कंपनियों से संबंधित है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कभी स्थापना पूछ लिया जाए इसका IRDA के तो बताइएगा 1999। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित निजी बैंकों यानी कि प्राइवेट बैंक्स में किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन किया था ऐसा? एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक सबसे पहले देखेंगे कि चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी, एक्सिस बैंक। अगला सवाल है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा सर्वप्रथम स्थापित की थी? अब सवाल है निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा सर्वप्रथम स्थापित की थी?
बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, देखिए दोनों सवाल में अंतर था, वहाँ पे निजी बैंक था और यहाँ पे सरकारी बैंक है, यानी कि ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक में से देखेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक सबसे पहले चीन में अपनी शाखा खोली थी, लेकिन प्राइवेट बैंक में पूछा जाएगा तो एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। सवाल है, किस बैंक के द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे SBI के द्वारा शुरू की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है, किस भारतीय व्यवसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ की थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत सबसे पहले ATM सेवा प्रारंभ करने वाली जो चलती फिरती थी, ये प्रारंभ करने वाले बैंक का नाम था आपका ICICI बैंक। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। सवाल है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। तो याद रखना है यहाँ पे अग्रणी बैंक योजना यानी कि लीड बैंक स्कीम। ठीक है, लीड बैंक स्कीम के द्वारा देखेंगे ये चीज़ें कार्यान्वित की गई थी। नेक्स्ट है 36 नंबर, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो लीड बैंक था उस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था, वो क्या था। तो याद रखना यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट था प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों का अपनाए। प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था। तो 1969 में हुआ था और उसके बाद 1980 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 1969 में। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1980 में 6 बैंक का, जबकि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन, शेयर। तो क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मनी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है 39 नंबर, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुँचने के लिए किसान क्लब बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक वह बैंक है जो कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। भारत में हम वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं, उसमें शामिल कौन है। CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश देना, ब्याज दर का अविनियमन करना, या फिर उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे, उपयुक्त में से सभी। अगला है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ था 1935 में। ठीक है, कौन सा एक्ट के तहत, तो 1934 एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि NHB निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था। तो याद रखना है आपको यहाँ पे, इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है, यानी कि NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका अर्थ क्या है, बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी समितियों जो प्रयोग में नहीं है, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, कम ब्याज वाले ऋण। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि ऐसी ऋण जिस पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, इसे हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA। ठीक है, और भारत में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन में दिया है कि योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, या फिर निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके, या कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके,
या उपयुक्त में के सभी के द्वारा। तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी ऑप्शन। इन सभी के द्वारा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अभी हाल ही में एक खोला गया था जनधन योजना, ठीक है, जो हर बैंक को खोले जा रहे थे जनधन योजना खाता, तो वो एक वित्तीय समावेशन का ही एक उदाहरण था वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं, किसी एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। यहाँ पे 4 देखेंगे विदेशी बैंक भारत में संचालन अपना कर रहा है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा शाखाएं ब्रांच किसका है, किस बैंक का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो शाखाएं ब्रांच है वो है इसका है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है। स्वर्ण के बदले, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले, या फिर विदेशी प्रतिभूति के बदले, या सभी। तो याद रखिएगा इन सभी के बदले भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा निर्गमन करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर। अब यहाँ सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सर्वप्रथम घटित हुई थी। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बताना है कि जो दिया गया यहाँ पे है उसमें घटनाओं में सर्वप्रथम घटित कौन सी हुई थी। तो यहाँ पे सबका पता होना चाहिए कि कौन सा डेट में क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग पहले बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। तो ये तो 1951 में हुआ था, ठीक है, सबको याद होगा। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था, नहीं 55 में किया गया था, ठीक है। बात करें हम बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम कब किया गया था, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन 1949 का है, ठीक है, 1949 में ये नियम लागू किया गया था, ठीक है। बात करें यहाँ पे हम लोग बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, तो ये 1956 में आया था, ठीक है, 1956 में। तो यहाँ पूछा गया है कि सर्वप्रथम घटित कौन सी घटना घटी थी, तो यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग नियमन अधिनियम का नियमन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था, ठीक है। पहला दिया है कि अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, समव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग, कर आधार को बढ़ावा देना, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। कौन सा उद्देश्य नहीं था यहाँ भी ये बताना है। इसका जो उद्देश्य नहीं था वो जीडीपी के विकास दर में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य नहीं था, बाकी सभी उद्देश्य थे। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। कृषि, दुर्बल वर्ग, या फिर लघु एवं छोटे उद्यम, या फिर उपयुक्त में से सभी। याद रखिएगा इन सभी हो जाएगा इसका सही आंसर, चाहे कृषि हो, चाहे दुर्बल वर्ग हो, चाहे लघु एवं छोटे उद्यम हो, इन सभी को ऋण देना ही प्राथमिक क्षेत्र का ऋण देना इसका उद्देश्य था। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाती है, बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले से ली जाती हैं, अंतर बैंकीय ऋणों पर ली जाती हैं, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती हैं, ठीक है। तो कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को विलय किया गया था पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है। तो याद रखना है कॉरपोरेट उद्योग के लिए, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका होता है 1 रुपये के नोट पर, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है। मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, विदेशी विनिमय दर स्थिरता। तो याद रखना है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, ये इसका मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला है,
निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, जयपुर में या मुंबई में? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई में। लगभग लगभग याद रखिएगा, लगभग बैंकों का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का औद्योगिक वित्त IFCI किस रूप में कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये काम करता है एक विकास बैंक के रूप में। ठीक है, एक विकास बैंक के रूप में काम करता है IFCI। अगला सवाल है यहाँ पे, इधर संस्था दिया हुआ है, इधर आपका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा संस्था का स्थापना कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्या दिया है, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI बैंक। ठीक है, तो इसका स्थापना हम देख लेते हैं कब होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना होता है 1955 में, और इसी में देखेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है। ठीक, अब बात करें हम लोग यहाँ पे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का, तो इसका स्थापना होता है 1964 में। ठीक है, 1964 में। ठीक, बात करें यहाँ पे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का, तो इसका स्थापना होता है 1948 में, जबकि कुछ समय पहले बताया हमने कि सिडबी का स्थापना हुआ होता है 1990 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कर लीजिए, यहाँ पे सही आंसर दिख रहा है आपका सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है, यानी कि म्यूचुअल फंड का नियमन कौन करती है? सेबी करता है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज करता है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या फिर भारतीय बैंक संघ करता है? तो याद रखना है आपको यहाँ पे, सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट का कौन करता है नियमन? तो करता है सेबी। म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट का हो, कैपिटल मार्केट का हो, तो ध्यान रखिएगा कि इसका नियमन करती है सेबी, जबकि मनी मार्केट का जो कंट्रोल करती है वो करती हैं रिजर्व बैंक RBI। ठीक है, जबकि बैंकिंग जिससे भी जितने संबंधित हैं संस्थाएं वो सबका रेगुलेशन कौन करता है? तो सबका रेगुलेट करता है IRDA। अगला है, भारत में शेयर बाजारों यानी कि शेयर मार्केट के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? बताइए। शेयर मार्केट ये हो जा रहा है आपका कैपिटल मार्केट से संबंधित, और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? ये करती हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1988 में होता है, और लागू कब किया जाता है इसको? कार्य प्रारंभ करता है 1992 से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्तियाँ हैं? बताना है कौन सा एक कमर्शियल बैंक का परिसंपत्तियाँ हैं? किसानों को साख, जनता की जमा, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, उद्योगों की मांग जमा, डिपॉजिट। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, किसानों का साख। क्वेश्चन अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपको आंसर नहीं समझ में आया हुआ। जिससे कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति है, यानी कि कमर्शियल बैंक का संपत्ति कौन सा है? तो पहला कह रहा है कि किसानों का साख, यानी कि किसानों के इन्होंने क्या दिया है? लोन दिया है। ठीक है, तो लोन दिया है, इसका मतलब कि बैंक के पास क्या है? ये संपत्ति है ना। हम मान लेते हैं कि हम बैंक है, हम आपको लोन दिए हैं, तो लोन दिए है तो इसका मतलब वो मेरे पास संपत्ति है ना। वही बात है जनता की जमा, आप मेरे पास पैसा जमा किए हैं तो मेरे लिए संपत्ति तो नहीं है ना, वो तो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक से हम लोन लिए हैं, तो हम लोन लिए हैं तो मेरे लिए क्या जो होगा? लायबिलिटी हो जाएगा, एसेट तो होगा नहीं। ठीक इसी तरीके से उद्योगों की मांग जमाएँ, अब वो मेरे पास डिपॉजिट किया है। ठीक है, मांग जमा मतलब ये होता है कि हम आपके पास, अब मेरे पास कोई जमा किया है, ठीक है, और वो किस रूप में जमा किया? मांग जमा के रूप में, अर्थात जब भी आप हमसे मांगेंगे तो हमको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है मांग जमा। तो डिपॉजिट आप मेरे पास कोई किया है, कोई जनता किए हैं, आप लोग किए, इसका मतलब है कि हमारे लिए वो क्या है? लायबिलिटी है, तो वो तो मेरे पास एसेट हुआ नहीं। ठीक है, तो एक यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो ध्यान रखना है, सर्वोच्च जो बैंक है यहाँ पे नाबार्ड है। ठीक है, कृषि के लिए सबसे बड़ा जो पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्था है, बैंक है, वो है नाबार्ड। नेक्स्ट है आपका, स्मार्ट मनी का शब्द का प्रयोग होता है, किस में होता है? तो ये होता है आपका क्रेडिट कार्ड में। किस में होता है? क्रेडिट कार्ड में होता है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर है, फिलिप्स वर्क किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो जो फिलिप्स वर्क है ये मध्य जो संबंध को व्यक्त करता है वो ये है कि मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, इनके बीच में क्या करता है? इस संबंध को व्यक्त करता है।
तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत भारत सरकार, माफ़ कीजिएगा सिर्फ सरकार जो मुद्रा पाती हैं उसको जमा किया जाता है, कहाँ जमा किया जाता है? तो उससे जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो कम हुआ है वो है पेंशन फंड्स। पेंशन फंड का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा एवं बैंकिंग से 66 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।